हेलो दोस्तों, यस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू देखेंगे। जो एमसीक्यू नंबर है 28 है। इसके पहले 27 जो है वो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जा करके देखें हमारे चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू 28 नंबर पे। तो दोस्तों इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ INR। दोस्तों INR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनल नॉर्मल रेशियो, इंट्रिंसिक नॉर्मलाइज्ड रेशियो और इंडियन नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा दोस्तों तो होगा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। हमारा राइट आंसर क्या है? पहला सही है। दोस्तों INR क्या है? जब कोई टेस्ट हम लगाते हैं, जैसे कोई टेस्ट उसका हमको INR जानना है, उसका हमारा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जानना है। जैसे हम PT लगाते हैं, PT INR देखते हैं, तो वैसे ही हमारा जो टेस्ट है, कुछ लोगों जैसे है INR निकालना हो किसी वैल्यू का, तो वही है फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हीमोग्लोबिन फ्रॉम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इज एस्टिमेट बाई। दोस्तों जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कितना एब्जॉर्ब किया है, मतलब HB द्वारा जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा ऑक्सीजन की अगर कितना एब्जॉर्ब किया है ऑक्सीजन, उसकी मात्रा का अनुमान लगाना है तो हम कैसे लगाते हैं, कौन से मेथड है? तो इसमें ऑप्शन में है गैसोमेट्रिक मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, सैहलिज मेथड और साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। दोस्तों जो हमारा साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड है ये तो है, जानते हो दोस्तों, हीमोग्लोबिन मेजरमेंट करते हैं। सैहलिज मेथड से भी हमारा हीमोग्लोबिन HB एस्टिमेशन हो गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड से भी हमारा क्या हो गया, हीमोग्लोबिन मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के जो हमारे एब्जॉर्ब किया है, ऑक्सीजन कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब किया है, उस मेथड को हम बोलते हैं गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड द्वारा मतलब हम पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी मात्रा में ऑक्सीजन को क्या करा है, वो एब्जॉर्ब किया है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका कैलकुलेशन के बारे में, कितने हमारे HB है जिनमें ऑक्सीजन हमारा होता है, तो HB एक अगर HB है, 1 ग्राम अगर HB है तो वो 1.34 या 1.39 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करता है। दोस्तों कितना, अगर 1 ग्राम हमारा क्या है हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम HB हमारा अगर है तो 1.39 कहीं देखने को मिलेगा आपको, कहीं मिलेगा आपको 1.34 ml ऑक्सीजन जो होगा पर ग्राम HB को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है थिक फिल्म आर यूज फॉर। दोस्तों जो हम थिक स्मेयर बनाते हैं, इसमें से हम किस टेस्ट के लिए थिक स्मेयर बनाते हैं? इसमें ऑप्शन में है MPN माइक्रोफाइलेरिया, DLC है, इसके बाद यहाँ नीचे है फॉर बोन मैरो एग्जाम के लिए, या हमारे टोटल RBC काउंट जो हमारे होते हैं उसके लिए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो होगा जाएगा, हम थिक फिल्म बनाते हैं किसके लिए, MPN माइक्रोफाइलेरिया के लिए। हम एक ड्रॉप लेते हैं, एक ड्रॉप लेकर के हम क्या करते हैं, उस सर्कल में वो घुमा देते हैं, या तो हम इसको स्लाइड बनाते हैं जैसे लिस्मानी शनिंग करते हैं MP के लिए, और माइक्रोफाइलेरिया के लिए क्या करते हैं हम, जैसे ये राउंड में सर्कल बना देते हैं एक ड्रॉप रखने के बाद। तो हमारे थिक फिल्म के लिए क्या करते हैं, MP और माइक्रोफाइलेरिया के लिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्म एंटीबॉडी। इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि एंटीबॉडी बनाता है या एंटीबॉडी हमारा जो है प्रोड्यूस करता है? इसमें ऑप्शन में है T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, रेटिकुलोसाइट। दोस्तों में ऑप्शन में हम समझते हैं रेटिकुलोसाइट मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा एरिथ्रोपोइसिस तो उसमें पढ़ा होगा रेटिकुलोसाइट जो हमारा रेटिकुलोसाइट है उसका प्रोसेस जो होता है पहले क्या बनता है, तो RBC बनने से पहले जो इमेच्योर RBC होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या है, इमेच्योर सेल्स ऑफ RBC। जब रेटिकुलोसाइट बन जाता है उसके 2 दिन बाद हमारा मेच्योर RBC बनता है। तो रेटिकुलोसाइट क्या हमारा इमेच्योर RBC है। मैक्रोफेज दोस्तों हमारा क्या है, ये मोनोसाइट से मोनोसाइट ही आगे चल के मैक्रोफेज हो जाता है। और ये माइक्रोफेज क्या काम करता है, फैगोसाइटोसिस काम करता है। कोई भी हमारी फॉरेन बैक्टीरिया गया है, हमारे कोई सा फॉरेन एंटीजन गया हमारे बॉडी के अंदर, तो ये फैगोसाइटोसिस काम करता है, उसे मार करके खाने का काम करता है, उसे खत्म करने का काम करता है। बी लिम्फोसाइट, दोस्तों जो बी लिम्फोसाइट है इसमें क्या है, ये एंटीबॉडी बनाता है जिसमें प्लाज्मा सेल्स होते हैं और हमारे क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हमारे जैसे फॉरेन हमारे एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर गया, उसको किल किया, उसके बाद जो एंटीबॉडी बना वो एंटीबॉडी क्या हो गया, उसको रख लिया मेमोरी सेल बना करके। कभी भी वो अगर फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो मेमोरी सेल में उसको पता रहेगा कि ये एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी ये है, तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा उसको मार के ख़त्म करने का। और हम बात करते हैं T लिम्फोसाइट, तो T लिम्फोसाइट वो है जिसमें हमारा क्या करता है, फाइट करता है हमारे जर्म हमारे डिजीज के थ्रू
प्रोटेक्ट करता है हमें। इसमें दो सेल्स हमारे होते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स टी सेल्स हो गया, साइटोटॉक्सिक सेल्स और हमारा टी हेल्पर सेल्स। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उसका काम होता है कि जो इन्फेक्टेड है उस सेल्स को उसको डिस्ट्रॉय करना। और जो हमारा है कि ये हेल्पर टी सेल ये सिग्नल भेजता है कि हमारे अंदर ये डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि हमारे अंदर ये एंटीजन आया हुआ है, वो सिग्नल भेजने का काम करता है। साइटोटॉक्सिक क्या करता है, जो इन्फेक्शन है उसको सेल्स है इन्फेक्टेड सेल्स को मारने का काम करता है, फिर डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसमें पूछा है विच ऑफ द सेल फॉलोइंग ऑफ एंटीबॉडी, तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो होगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मैंने बताया ना आपको कि प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाते हैं, ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। और टी लिम्फोसाइट ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल बनाते हैं और हेल्पर सेल्स बनाते हैं जो सिग्नल भेजते हैं और जो इन्फेक्टेड उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडी किसका बनाने का काम होता है, बी लिम्फोसाइट का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है हीमोग्लोबिन लेवल आर लोएस्ट। दोस्तों ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो किस टाइम में जो होता है लो होता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में या नाइट में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हीमोग्लोबिन अगर हम नॉर्मली जैसे देखा जाए, अगर सोचा जाए तो किस कंडीशन में या किस जो शिफ्टिंग है इसमें, तो किस में लेवल जो हीमोग्लोबिन का कम हो सकता है। अगर मान लो मॉर्निंग मैंने सैंपल लिया, एचबी किया, इवनिंग में भी लिया, आफ्टरनून में लिया, नाइट में भी लिया, तो कौन सी कंडीशन में जो है किस शिफ्ट में है जो हीमोग्लोबिन का लेवल जो लो होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है एथोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। दोस्तों यहाँ फिटाइलिस है, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा स्पेलिंग में। एथोब्लास्टोसिस फिटाइलिस अकर्स ड्यू टू, एथोब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्या होता है दोस्तों, इसी को दूसरा नाम हम बोलते हैं HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। एथोब्लास्टोसिस फिटाइलिस में क्या होता है, आरबीसी जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, हेमोलाइटिक मतलब कि हीमोलाइसिस डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। तो इसमें आरबीसी क्या होता है, लाइसिस होने लगता है। तो इसमें ऑप्शन में है एबीओ इनकैपेबिलिटी, RH इनकैपेबिलिटी, और ऑप्शन में है क्या, हीमोफीलिया और ल्यूकेमिया। तो पहले हम समझते हैं कि एबीओ इनकैपेबिलिटी क्या होता है दोस्तों। एबीओ में जो हमारे ब्लड ग्रुप है, जैसे हमारे ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं, मान लो किसी पेशेंट है, कोई पेशेंट है उसका ये ब्लड टाइप मतलब मान लो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है कोई सा भी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर किसी बंदे ने या किसी दूसरे ने उसको अदर ब्लड ग्रुप दे दिया तो उसको जो रिएक्शन हुआ उसी बोलते हैं इनकैपेबिलिटी ब्लड ग्रुप, मतलब जो मैच ना हो ब्लड ग्रुप वो अगर ट्रांसफ्यूज कर दें या रिसीव कर लें पेशेंट तो उसी बोलते हैं इनकैपेबिलिटी हो गया, एबीओ कैपेबिलिटी। RH में से हो गया दोस्तों, हो गया जैसे कि हमारे क्या हो गया, मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप है वो RH क्या है, निगेटिव है। और फादर के क्या है, RH पॉजिटिव है। मदर क्या है, RH निगेटिव है और फादर क्या है, RH पॉजिटिव। दोस्तों हम RH इनक्वालिटी बना तो एर्थोब्लास्टोसिस फिटाइलिस का ही बता रहा हूँ, आंसर जो हमारा राइट आंसर यही है। तो हमारे मदर जो है RH नेगेटिव है, फादर क्या है, RH पॉजिटिव है। जब बेबी एक कंसीव होगा तो इसमें क्या होगा कि बेबी जो होगा पहला जो होगा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, कोई सा भी ब्लड RH होगा तो मतलब अगर प्लस RH किसका होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो पहला बेबी होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जब बेबी होगा तो उसका प्लेसेंटा जो है उसके ब्लड के थ्रू मदर के ब्लड के सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, ब्लड एंटीबॉडी, इसका RH क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दूसरा बेबी जब वो होगा तो इसको क्या करेगा, उसे डेथ हो सकता है बेबी का। तो बोलता है यही RH इनकैपेबिलिटी। इसमें क्या होगा, RH इनकैपेबिलिटी क्या होता है, मदर नेगेटिव होता है, फादर पॉजिटिव होता है, बेबी कंसीडर पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो पॉजिटिव है वही क्या होगा, मदर के उससे करेगा तो इनकैपेबिलिटी हो जाता है। तो फिर सेकंड टाइम जब डिलीवरी होगा तो बच्चे की डेथ हो सकता है या बच्चे का डेथ हो जाएगा। हीमोफीलिया की बात करेंगे दोस्तों। हीमोफीलिया होता है कि जिसमें हमारे ब्लड रुकते नहीं, ब्लीडिंग हमारी होती रहती है, उसे हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया भी डिफरेंट टाइप का होता है, इसको हम आगे चल के अभी बताएंगे आपको हीमोफीलिया हमारा है तो क्या क्या है। हीमोफीलिया हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि रेयर बहुत होता है और इसमें ब्लड क्लॉट है और नॉर्मल नहीं होते। और ल्यूकेमिया की बात करें दोस्तों, ल्यूकेमिया हमारे ब्लड कैंसर है जिसमें कि हमारे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं, ब्लड सेल्स हमारे होते हैं। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। दोस्तों विटामिन के, इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन के डिपेंडेंट है। ऑप्शन में है सेकेंड फैक्टर जो है, 7 फैक्टर है जो फैक्टर 8 और 10 फैक्टर और ऑल फैक्टर। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों जो है ऑल फैक्टर। जो ऑल फैक्टर इसमें सभी, सेकंड फैक्टर, 7 फैक्टर,
9 फैक्टर और 10 फैक्टर, ये जो हमारे हैं विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है। और विटामिन के जो डिपेंडेंट हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है ये दोस्तों हमारे लीवर से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करेंगे विटामिन फैक्टर की, तो फैक्टर जो सेकेंड है इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर जो 7 है इसका नाम है स्टेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर है। और ये पे दूसरा वाला क्या है, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है। और फैक्टर हम 9 की बात करेंगे, इसका नाम क्रिस्टमस फैक्टर है या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी दूसरा इसका नाम है। और 10 की बात करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर का, 10 का नाम है स्टुअर्ड पावर फैक्टर। इसलिए राइट आंसर हमारा जो हो गया ऑल हो गया। जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है ये सभी हैं, सेकेंड, 7, 9, 10, इसलिए आंसर ऑल हो गया। और विटामिन के जो डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है ये लीवर से हमारे प्रोड्यूस होते हैं, लीवर सेल से। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज्ड इन। दोस्तों मेटा जो हमारे रिएजेंट है ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो रिएजेंट है ये कौन से टेस्ट में यूज होते हैं। इसमें हम सिकलिंग टेस्ट, फिग्लू टेस्ट, सीलिंग टेस्ट, ऑफ टेस्ट। तो ऑफ टेस्ट में होता है दोस्तों क्या होता है हमारा ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन। ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी में जो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेट, हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेंट या नॉन ग्लूकोज ऑक्सीडेंट, तो हमारे इसके लिए हो गया। ये माइक्रोबायोलॉजी में टेस्ट करते हैं तो इसलिए हट गया ये, इसमें कोई ग्लूकोज के फर्मेंटेशन की हम देखते हैं। और सिकलिंग टेस्ट देंगे, सीलिंग टेस्ट देंगे। सीलिंग टेस्ट में दोस्तों हमारा क्या होता है विटामिन बी जो 12 है वो हमारे बॉडी में जो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वो मेजरमेंट करने के लिए वो हमारा सीलिंग टेस्ट करते हैं। फिग्लू टेस्ट क्या करते हैं, जो फोलेट टेस्ट है विटामिन बी 12 है उसकी भी डिफिशियंसी है तो उसके टेस्ट भी करते हैं। और यूरिन के लिए भी टेस्ट में हम लगाते हैं, यूरिन के टेस्ट फॉर्मिमिनोग्लूटामिक एसिड जो हमारे यूरिन में हम करते हैं तब। और सिकलिंग टेस्ट है दोस्तों, सिकलिंग टेस्ट है जो सिकिंग या सीलिंग जो कुछ बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का टेंशन जो होता है रिड्यूज होता है और जो हमारे आरबीसी हैं वो सिकल शेप में हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या करते हैं मेजरमेंट करने के लिए हम जो हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज है ये रिएजेंट हम सिकिंग टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। इस रिएजेंट को हम यूज करते हैं। 1 ग्राम हम ले लेंगे, ये ले लेंगे और 1 ड्रॉप हम लेंगे। 1 ड्रॉप हमको ये थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा 1 ड्रॉप लेना हमें ब्लड, उसी से हम टेस्ट करते हैं इसको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड में सीलिंग टेस्ट द्वारा। इसमें हमें पता चलता है जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टेंशन जो है वो रिड्यूज है उसकी सिकलिंग शेप में, और आरबीसी कितना हमारा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। सॉरी। और ये जो हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सॉरी दोस्तों, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो है एजेंट हमारा ऑक्सीडेंट का काम करता है और इसे फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज करते हैं। इसमें राइट आंसर हमारा हो गया ये हमारा सीलिंग टेस्ट हो गया। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछा हीमोफीलिया ए कॉज्ड बाय विच फैक्टर डिफिशियंसी। इसमें से हीमोफीलिया ए जो है किस फैक्टर की डिफिशियंसी होता है। तो फैक्टर इसमें है 8 फैक्टर, 9 फैक्टर है, फैक्टर 8, फैक्टर 9। तो दोस्तों फैक्टर 8 की हम बात कर लेंगे तो फैक्टर 8 का जो नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नाम है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 का नाम है। और फैक्टर 10 की बात करेंगे तो अभी क्रिस्टमस फैक्टर, तो अभी इसके पहले जो मैंने बताया क्रिस्टमस फैक्टर। और अगला हम देखते हैं यहाँ पे फैक्टर जो 10 है स्टुअर्ट फैक्टर हो गया। और यहाँ फैक्टर फर्स्ट जो है इसका फाइब्रोनोजेन फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं हीमोफीलिया ए जो कॉज करता है उसका नाम है फैक्टर 8। फैक्टर 8 जो है हीमोफीलिया ये कॉज करता है जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया की ये हो गया दोस्तों, ये कॉज करता है। अगर हीमोफीलिया बी की बात करेंगे तो हीमोफीलिया बी जो है वो 9 फैक्टर है, इसका नाम है जो क्रिस्टमस फैक्टर। और हम अगर बात करेंगे हीमोफीलिया सी की तो 11 फैक्टर जो है वो कॉज करता है हीमोफीलिया सी, जिसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। इसका वो फैक्टर का नाम है 11 फैक्टर का प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये हमारा कौन सा ये जो हमारा फैक्टर 11 है क्या करता है हीमोफीलिया ये सी कॉज करता है। हीमोफीलिया डी की बात करेंगे तो हीमोफीलिया जो डी है दोस्तों 12 जो फैक्टर है वो कॉज करता है हीमोफीलिया डी। हीमोफीलिया डी का नाम है हेजिमोन फैक्टर का हीमोफीलिया डी कॉज करता है जो फैक्टर है 12 है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पूछा विच सेल प्ले रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। इसमें से कौन सा सेल्स है जो कि ब्लड क्लॉटिंग रोल प्ले करता है। इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ऑल है। तो इसमें से जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा प्लेटलेट जो है क्या प्ले रोल करता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए।
हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रहेगा ही ऑन द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट काउंट विल इंक्रीज इन ए पैरासाइटिक एंड एलर्जिक रिएक्शन। दोस्तों इसमें से कौन सा ल्यूकोसाइट्स है जो कि पैरासाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन में इंक्रीज होता है। इसमें ऑप्शन में है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल्स। तो पैरासाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन में जो इस्नोफिल है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस्नोफिल। इस्नोफिल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब में पैरासाइटिक या एलर्जिक रिएक्शन होता है। हम अगला क्वेश्चन देते हैं लाइसिस ऑफ क्लॉट। दोस्तों इसमें क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आया, फिर भी मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा। लाइसिस ऑफ क्लॉट इसमें क्या कर रहा है, क्लॉट मतलब जो क्लॉट है उसका लाइसिस होना। तो इसमें ऑप्शन में है हीमोस्टैटिस। हीमोस्टैटिस में क्या होता है, हीमोस्टैटिस में दोस्तों जैसे कि हो गया प्रिवेंट, जैसे हमारा ब्लड हमें हीमोस्टैटिस में होता है, जैसे हमें कहीं पे इंजर्ड हुआ, हमारे स्किन कहीं पे इंजर्ड हुआ, इंजर्ड होने के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। वो जो ब्लड है वो ब्लड क्या हो जाना, प्रिवेंट हो जाना, मतलब क्लॉट मतलब बंद हो जाना, प्रिवेंट हो जाना, और क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाना, मतलब क्लॉट हो जाना। क्लॉट होने के बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जैसे मान लो हमारे स्किन है, अगर वो क्लॉट होता है तो फाइब्रिन क्लॉट बन गया। जब फाइब्रिन क्लॉट बनता है उसे लाइसिस भी होना पड़ता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोलाइसिस। तो जो ये प्रोसेस होता है हीमोस्टैटिस में, जिसमें हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर और हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर मिल करके कॉमन पाथवे बनाते हैं। कॉमन पाथवे बनाकर हमारे जो होता है फाइब्रिन क्लॉट बनता है। फाइब्रिन क्लॉट जो है फाइब्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फाइब्रोलाइसिस जब कंप्लीट होता है हमारा तो पूरा नॉर्मल पहले की तरह हो जाता है। तो हमारा जो हीमोस्टैटिस है, हीमोस्टैटिस में क्या होता है कि मतलब हमारा इंजर्ड होना, इंजर्ड होने के बाद ब्लड क्लॉट होना, क्लॉट होने के बाद या तो क्लॉट फॉर्मेशन जो होगा उसे फाइब्रोलाइसिस होना, मतलब क्लॉट का लाइसिस होना, हमारा हो गया का हीमोस्टैटिस। और हीमोलाइसिस की बात करेंगे, हीमोलाइसिस में हो गया ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का टूटना ही ब्रेक डाउन होना हीमोलाइसिस है। अगला क्वेश्चन बात है फाइब्रोलाइसिस। फाइब्रोलाइसिस हो गया कि जो फाइब्रिन क्लॉट बने हुए थे उनका लाइसिस होना, फाइब्रिन का टूटना, फाइब्रिन का लॉस, ब्रेक डाउन होना क्लॉट का, हो गया हमारा क्या, फाइब्रोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ग्लाइकोलाइसिस एक हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज जो है एक कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, एक प्रकार मतलब साइकिल है ग्लूकोलाइसिस के, ग्लाइकोलाइसिस का। तो इसमें क्या होता है, एक मेटाबॉलिक के पाथवे है, इसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुवेट में। तो हमारे ग्लाइकोलाइसिस हो गया। तो आप ये ऑप्शन समझ लिए दोस्तों, और वहाँ पे लाइसिस ऑफ क्लॉट है। आप लोगों को क्या आंसर इसमें सही लग रहा है वो आप लोगों को बताना है। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ एचबी एस्टिमेशन। इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। इसमें है साइनमिथ मेथड, सहलिज मेथड, एल्कली हेमेटिन मेथड और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। दोस्तों जो सहलिज मेथड है ये वाला सही नहीं है, जो कि इसमें हम सनलाइट के उसमें देखते हैं। एल्कली हेमेटिन मेथड भी हमारा ये करना है, इसमें हमारे जितने भी टाइप के हमारे हीमो एचबी होते हैं या हमारे जो हीम होते हैं उनको सबको कन्वर्ट कर देता है। और साइनमिथ मेथड में क्या होता है, ये हमारा एक्यूरेट है, जो कि हमें मतलब कि इसमें से जो हमारे बेस्ट मेथड है वो हमारा साइनमिथ मेथड है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड जो हम ब्लड बैंक में यूज करते हैं, इसमें हमारे कॉपर सल्फेट के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, उसमें हम एक ड्रॉप ब्लड को गिराते हैं उसमें। जैसे कोई हम वीकर ले लिए, वीकर में हमें कॉपर सल्फेट रखा हुआ है रिएजेंट, तो कोई पेशेंट आया ब्लड डोनेट करने के लिए, ये ज़्यादातर ब्लड बैंक में यूज होता है। उसको हमें देखना है कि इसका ब्लड जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। तो बीकर में रखा हुआ है, तो पेशेंट आया, पेशेंट को प्रिक करने के बाद लेंसेट को ये फिंगर प्रिक करने के बाद एक ड्रॉप क्या करेंगे उसमें गिराएंगे, जो हमारे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। उसमें गिराने के बाद जब वो ड्रॉप है वो अगर ब्लड का ड्रॉप जो नीचे अगर चला जाएगा इसका मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, अगर तो ऊपर ही तैरता हुआ रहेगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल रेंज से कम है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड भी सही नहीं है, इसमें एक्यूरेट पता नहीं चलता। साइनमिथ मेथड जो है ये करेक्ट आंसर हमारा है हीमोग्लोबिन के बेस्ट मेथड के लिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द मेथड विच डज नॉट एस्टिमेट फीटल हीमोग्लोबिन। इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि फीटल हीमोग्लोबिन को मेजरमेंट नहीं कर पाता। इसमें ऑप्शन में है गैसोमेट्रिक मेथड, एल्कली हेमेटिन मेथड, सहलिज मेथड और साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। दोस्तों आप लोगों ने जानते भी होंगे सहलिज मेथड जो है, साइनमिथ मेथड जो हमारा ग्लोबिन मेथड है, एल्कली मेथड है, हमारा क्या करता है एचबी मेजरमेंट करता है, अच्छा करता है। लेकिन इसमें पूछा है कि डज नॉट एस्टिमेट फीटल हीमोग्लोबिन, तो हमारा क्या बचा है गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड फिर आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि डज नॉट एस्टिमेट फीटल हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन मेजरमेंट फीटल का नहीं कर पाता। तो इसमें से और जो हमारे तीन ऑप्शन है एल्कली हेमेटिन मेथड, सहलिज मेथड, साइनमिथ ग्लोबिन मेथड, ये सब क्या करते हैं मेजरमेंट कर लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, मतलब कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाए, और ग्लैंड प्लेटलेट्स भी डिस्क्राइब, मतलब जो हमारा ग्लैंड प्लेटलेट्स है किस में डिस्क्राइब किया गया है, कौन सा सिंड्रोम है, कौन सा डिजीज है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग में, समझ गए दोस्तों, जिसका ब्लीडिंग टाइम जो है बढ़ जाना। और उसमें ग्लैंड प्लेटलेट्स में होता है कि एक प्रकार के डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैक्रोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स होता है जिसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स का जो साइज़ है वो लार्ज हो जाएगा और उसका काउंट जो है लो हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसका समझ लिए। इसमें बर्नाल सोलियल सिंड्रोम, जो हमारा सिंड्रोम है BSS सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ऑफ ब्लड है, क्लॉटिंग का। इसमें हमारा जो प्लेटलेट्स है वो लार्ज हो जाता है और जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो लो हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं मैक्रोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब हम दूसरा डिजीज देखते हैं दोस्तों। राइट आंसर हमारा यही है, बर्नाल सोलियल सिंड्रोम। इस वाला क्वेश्चन का आंसर यही सही है। तो लेकिन हम ऑप्शन इसके साथ जो है उसको सब समझ लेते हैं। इसमें है दूसरा, ये दूसरा जो हमारा है गेंसमास थ्रोम्बोस्थेनिया जो हमारा है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारे कॉन्जेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये डिफिशियंसी होता है इसमें प्लेटलेट्स का। और ये इसमें प्लेटलेट जो है एंटीग्रीन अल्फा जो होता है, इसमें एंटीग्रीन अल्फा LLB बीटा 3 की डिफिशियंसी होती है इसमें, इस वाले सिंड्रोम में। अब हम इसके नीचे वाले में सिंड्रोम में देखते हैं वॉन विलिब्रांड डिजीज जो है ये लाइफ लॉन्ग हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं होते प्रॉपरली जितना होना चाहिए, तो हमारा रहेगा वॉन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मतलब हमारा क्या कहना है, जो सिंड्रोम है ये ब्लड क्लॉटिंग जो हमारे डज नॉट क्लॉटिंग प्रिवेंट या इससे रिलेटेड हमारा है सब। अब हम अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, विस्कॉर्ड एल्ड्रिच सिंड्रोम WAS। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये इसका जो होता है ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारा प्राइमरी क्या करता है, इफेक्ट करता है ज़्यादातर बॉय में। और ये इम्यून सिस्टम नॉर्मल होने की वजह से जो इसकी ब्लड क्लॉटिंग होता है एबिलिटी क्या होता है, रिड्यूस कर देता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा सेल यूल इज विच सेल लाइन, इसमें से कौन सा प्लाज्मा का मतलब कौन सा है कि लाइन्स है जो कि प्लाज्मा सेल्स के लिए विच सेल ऑफ लाइन, इसमें प्लाज्मा सेल्स के लिए कौन सा है जो प्रमुख है, जो विकास के लिए या प्लाज्मा सेल बनाने के लिए कौन सा इसमें से सेल्स है, कौन से सेल्स लाइन्स हैं। इसमें है लिम्फोसाइटिक, मोनोसाइटिक, माइलोसाइटिस और मेगा माइलोसाइट। दोस्तों ये हमारा माइलोसाइट और मेगा माइलोसाइट जो हमारा है, जो हमें लिम्फोसाइट और जो हम WBC के जो हम स्टेज पढ़े होंगे, जैसे हम ल्यूकोपोसिस पढ़ेंगे तो उसमें जो स्टेज हैं उसके स्टेज हैं जो हमारा वो मैच्योरेशन होने लगता है। मोनोसाइट्स माने मोनोसाइट्स हमारे हो गए, मोनोसाइट्स हमारे आगे चल के मैक्रोफेज बन जाता है। और यहाँ पे है हमारा लिम्फोसाइटिक, लिम्फोसाइट्स हमारा हो गया, लिम्फोसाइट्स में हमारा T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो हमारा जो एंटीबॉडी पूछ रहा है कौन सा सेल्स मिल करता है, तो हमारा क्या हो गया लिम्फोसाइट्स से हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी हमारा ये बनाता है। तो ये एंटीबॉडी हमारा क्या बनाता है, लिम्फोसाइट ही बनाता है। और ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स का एक ग्रुप मतलब एक सेल्स है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हमारे WBC जो हो गया, WBC हमारा ल्यूकोसाइट ही है। ल्यूकोसाइट में हमारा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हो गया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट हो गया, ये हमारे WBC में आते हैं। मोनोसाइट हमारा हो गया क्या, मैक्रोफेज हो गया, यही मोनोसाइट आगे चल के मैक्रोफेज बन जाता है। माइलोसाइट और मेगा माइलोसाइट ये हमारा क्या है, स्टेज है, ये हमारे सीरीज है मैच्योरेशन, जो हमारे WBC मैच्योरेशन सीरीज हमारे होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RBC नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो RBC है, RBC का नेगेटिव चार्ज है किसके प्रेजेंस में होता है, एंटीजन A एंटीजन B की, या इथोपोएटिन में, या सल्फ्यूरिक एसिड में, आयरन में। तो सिलिक एसिड में जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसके प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, RBC पे जो नेगेटिव चार्ज होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेम ऑफ द निडल यूज फॉर द बोन मैरो एस्पायरेशन, इसमें से कौन सा निडल है जो कि हम यूज करते हैं बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए। इसमें सलाज हो गया, क्लाइमेट्स हो गया, जेमसीडी हो गया, ऑल हो गया। इसमें राइट आंसर में हो जाएगा ऑल ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम जो बोन मैरो एस्पायरेशन करते हैं, इसमें जितने भी निडल हैं सबको हम यूज करते हैं, बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा है न्यू मेथाइलिन ब्लू स्टेन इज यूज फॉर काउंटिंग ऑफ, इसमें से जो मेथाइलिन ब्लू है ये हम किसकी काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं।
तो इसमें ऑप्शन में है रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और मलेरिया। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा गया रेटिकुलोसाइट काउंट है। रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हम मिथाइलिन ब्लू का हम स्टेन का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आएगा, नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।